So students, now we'll take up this topic of radiation. So radiation is a form of heat transfer in the vacuum as well as gaseous medium. तो इन दोनों में रेडिएशन प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होता है और इस केस में एग्जांपल ऑफ हीट रेडिएशन, द बेस्ट एग्जांपल इज सनलाइट कमिंग टू अर्थ. You see the sunlight whenever it is coming to earth, the space, the distance between the surface of earth and sun is approximately 15 करोड़ किलोमीटर. 15 करोड़ किलोमीटर होता है और उसमें अगर आप देखो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की हाइट दैट इज़ 50 किलोमीटर. मतलब 50 किलोमीटर के आगे सब कुछ क्या है, वैक्यूम है. और सन से रेस आ रही हैं और दे आर रीचिंग द अर्थ सरफेस, इवन दे ट्रैवल इन वैक्यूम. Means electromagnetic waves, light and heat radiation, they do not require any medium और radiation process में उनका heat transfer होता है. Some more cases that we'll see. तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आएगा it is called as radiation. तो radiation form of heat flow. तो यहाँ पे जो heat flow होता है, यहाँ पे बताया it happens in gaseous medium as well as vacuum. गैसेस और वैक्यूम में आपका रेडिएशन फॉर्म ऑफ हीट फ्लो जाएगा. एंड व्हाट द वेव्स दे आर डूइंग, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स, ईएम वेव्स. ईएम वेव्स दे गो फॉर दिस हीट रेडिएशन लाइक लाइट. सनलाइट जो होती है करती है हीट रेडिएशन जो होती है वो भी आपका रेडिएशन फॉर्म में हीट को प्रोपगेट करेंगे. करेक्ट. नाउ विल सी एनी एक्सेलरेटेड चार्ज, व्हेन एवर एनी चार्ज को एक्सेलरेट किया जाएगा तो वहाँ भी रेडिएशन की बात आती है. चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, चार्ज इन मोशन गिव्स करंट इफेक्ट, बट वंस द चार्ज इज इन मोशन विद इंक्रीज इन और डिक्रीज इन स्पीड और वेलोसिटी चेंज देयर इज ए रेडिएशन. इन ऑल द केसेस रेडिएशन को हमने हीट फ्लो के लिए देखेंगे. यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या आता है अगेन, स्टीफेंस लॉ. तो व्हाट इज स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन हम लोग क्या देखते हैं, इफ देयर इज ए बॉडी having the area A and having the temperature T in Kelvin, so this body by the virtue of temperature it radiates heat to the surrounding. It radiates heat to the surrounding. Correct. तो surrounding में heat को radiate करता है by the virtue of its temperature. The amount of heat radiated per second that is given as emissivity sigma A T to the power 4. This is the Stephen's law. It defines the heat radiated per second. Heat radiated per second. In fact it is power. अगर आप हीट रेडिएशन पर सेकेंड की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया आपके पास, पावर हो गया. तो पावर ऑफ हीट रेडिएटेड पर सेकेंड इज एमिसिविटी सिग्मा ए टी टू द पावर 4. अब आप ये जो टर्म्स हैं उसको थोड़ा देख लो. दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी, एमिसिविटी ऑफ द बॉडी. एंड ए इज द सरफेस एरिया. ए इज सरफेस एरिया. ए आपका यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया है. टी इज टेम्परेचर इन केल्विन. दिस टेम्परेचर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑलवेज वी पुट इट इन केल्विन. एंड सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट. इट इज स्टीफेंस कांस्टेंट, दैट वैल्यू विल बी गिवन ना. तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो स्टीफेंस लॉ ऑफ हीट रेडिएशन में ये सारे फैक्टर आपके आएंगे. करेक्ट. और रेडिएशन वैल्यू जो होगी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं. सरफेस एरिया, इस बॉडी का सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर हम लोग लेंगे. यहाँ तक क्लियर है. ठीक. तो ये पहला फर्स्ट फार्मूला जो आता है यहाँ पे ये चीज़ आती है. अब हम लोग देखेंगे वन बाय वन इन द फार्मूला व्हाट एमिसिविटी इज. दिस इज कॉल्ड एज एमिसिविटी. एमिसिविटी की बात क्या होती है, इट इज टेंडेंसी ऑफ एमिटेंस ऑफ हीट रेडिएशन. हीट रेडिएशन की एमिटेंस की टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमिसिविटी. अब देखो व्हाई इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर, आइडेंटिकल बॉडीज. से वन इज मेड ऑफ कॉपर, अदर इज एल्युमिनियम, थर्ड इज ऑफ आयरन. दे हैव द सेम टेम्परेचर, सेम एरिया. अगेन येट दे विल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस, क्योंकि हर एक की एमिसिविटी क्या करेगी, वेरी करती है. सेम टेम्परेचर पे टेंडेंसी टू एमिट वेरीज. तो इसलिए हम लोग इस एमिसिविटी की वैल्यू रखते हैं. इट इज़ वैरी बिटवीन 0 to 1. 0 से 1 के बीच में ये वैरी करेगा. दिस एमिसिविटी इज इक्वल टू 1 फॉर ब्लैक बॉडी
ब्लैक बॉडी में इसकी एमिसिविटी क्या होती है, वो 1 के बराबर हो जाती है, करेक्ट। अदर बॉडीज के लिए 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। तो एक आइडिया आपको एमिसिविटी का यहाँ पे ध्यान देना है, करेक्ट। दूसरी चीज क्या देख रहे थे आप, U इज इक्वल टू एमिसिविटी सिग्मा ए टी टू द पावर 4, मतलब आप देखें U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर 2 गुना करोगे 2 टाइम्स, तो आपका एनर्जी रेडिएट कितना टाइम बढ़ जाएगा, व्हाट इज 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 16, नहीं। तो आप देखो टेम्परेचर को अगर आप T से 2T करते हो तो एमिसिविटी जो पावर एमिटेड है वो क्या हो जाएगा 16U हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इज 16, करेक्ट। तो हीट रेडिएशन आप देखो 4th पावर ऑफ टेम्परेचर पे जा रहा है, ज़्यादा रेडिएशन की टेंडेंसी आएगी। तो दैट थिंग वी हैव। और एक ब्लैक बॉडी वाली बात मैंने कही, व्हाट दिस ब्लैक बॉडीज, ब्लैक बॉडी क्या होता है, एनी आइडिया फॉर ब्लैक बॉडी? हाँ, तो ब्लैक बॉडी जो होती है व्हाट दे आर, दैट थिंग वी कैन सी, व्हाट आर ब्लैक बॉडीज। तो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, ब्लैक बॉडीज, एनी ब्लैक बॉडी इफ आई से, इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इट एब्जॉर्ब्स all the radiations incident on it, इस पे जो भी रेडिएशन आ रहे हैं इंसिडेंट उस सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, नथिंग इज स्केपिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। इन द यूनिवर्स सिस्टम वी ऑल्सो हैव ब्लैक होल्स। तो ब्लैक होल्स की भी कई बार बात होती है। तो ब्लैक होल्स दे हैव द हाई वैल्यू ऑफ जी, वहाँ पर उनका जो जी होता है स्मॉल जी, ये 10 टुवर्ड्स सी होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ब्लैक होल्स आर द थिंग्स वेयर हाई वैल्यू ऑफ ग्रेविटी स्मॉल जी इज एक्टिंग। तो वहाँ पे जी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है, सब कुछ अपनी तरफ खींच लिया ना। तो ये हाई ग्रेविटी पोजिशंस आर देयर। अब देखो आपने जी को अगर उसमें समझा था ग्रेविटी में, तो इट वॉज Gm/r²। अब दिस जी वॉज 10, दिस जी वॉज 10 अप्रोक्सीमेटली फॉर ग्रेविटी अर्थ सरफेस। ये जी सी हो जाए, ये जी जब सी हो जाएगा बहुत बड़ी वैल्यू हो गई 3 × 10⁸, 10 की बजाय क्या हो गया 3 × 10⁸। ऐसा जब होगा तो आप देखो सेम मास ऑफ अर्थ पे, मास ऑफ द अर्थ को सेम रखो, रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर्स, इसको आप 2-3 सेंटीमीटर में डाल दो। इफ द होल अर्थ साइज इज स्क्वीज टू 3 सेंटीमीटर डायमीटर, 4 सेंटीमीटर डायमीटर में, उतना छोटा स्फीयर बना दो, तब ये खुद अर्थ क्या हो जाएगी, ब्लैक होल। ये अर्थ खुद ही क्या हो जाएगी, ब्लैक होल। मतलब उसकी हाई ग्रेविटी आ गई, कुछ भी आएगा बहुत तेजी से खींच लेगा। तो इवन द ब्लैक बॉडी आर द थिंग्स वेयर इवन द लाइट रे कैन नॉट स्केप, दे आर एब्जॉर्ब्ड इट इन इट। सब कुछ ब्लैक सा अपीयरेंस होगा, नथिंग इज विजिबल देयर। तो एक आइडिया मैं दिया, ब्लैक होल्स में जी ही सी हो जाता है और उसका रेडियस बहुत छोटा होना चाहिए। अदरवाइज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी इज ऑल द रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट दे आर परफेक्टली एब्जॉर्ब्ड और इट इज नॉट सीन ना। अब इसमें ब्लैक बॉडी का हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल लैब में बनाते हैं, तो एनी ऑब्जेक्ट पेंटेड ब्लैक, ये आपका कोई सरफेस हो, इसको आप ब्लैक पेंट कर दो, एनीथिंग पेंटेड ब्लैक, लगभग वो ब्लैक बॉडी जैसा बिहेवियर शो करेगा एज कंपेयर टू पेंटेड वाइट। पेंटेड वाइट में रिफ्लेक्शन टेंडेंसी ज़्यादा है और पेंटेड वाइट ब्लैक में सेम थिंग, उसकी अब्जॉर्बिंग टेंडेंसी क्या है, बढ़ जाती है। मतलब इन द सेम रूम व्हाट वी आर हियर, इस रूम को पूरी तरफ काला कर दो, ब्लैक कर दो, तो सेम लाइट पे ही आपका जो वो आएगा विजिबिलिटी दैट विल डिक्रीज, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स एंड ऑल इट इज डिक्रीज्ड। तो ये भी एक तरीका होता है, पेंटेड ब्लैक करके हम ब्लैक बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, करेक्ट। नाउ इन द लैब कंडीशंस हम कैसे ब्लैक बॉडी बनाते हैं, दैट ऑल्सो वी कैन सी हाउ इट इज। जस्ट सी, हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी टेक अ हॉलो स्फीयर एंड वी क्रिएट ए स्मॉल होल, इनसाइड वी पेंट ब्लैक, ब्लैक पेंट कर दो इसको, इनसाइड ब्लैक पेंट inside, and this is hollow sphere, it is a
हॉलो स्फीयर। तो कोई हॉलो स्फीयर जब ब्लैक पेंट इनसाइड हो जाएगा तो ये ब्लैक बॉडी जैसा बिहेव करता है। और मान लो एनी लाइट रे इज कमिंग हियर, अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, ये लाइट रे की टेंडेंसी हो सकती है दिस लाइट रे इज कमिंग और डायरेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, शार्प एज स्ट्रक्चर इज फॉर्म सो दैट इवन द लाइट रे कमिंग डायरेक्टली अपोजिट हियर, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे शार्प एज जो मैं बना दिया, शार्प एज स्ट्रक्चर, इट इज एंट्रैप्ड, ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, फिर ये आपका ऐसे देखें तो इट कैन गो लाइक दिस, इट कैन गो लाइक दिस। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन में ये ट्रैप हो जाएगा। और इसका जो चांस होता है कि 1 × 10⁸, माने कि ये समझे 10 करोड़ रिफ्लेक्शन करके भी बाहर नहीं आ रही लाइट, तो ऑलमोस्ट ब्लैक होगा। इफ़ यू ट्राई टू वॉच इट विद योर आई, अगर आप वॉच करोगे तो कुछ दिखेगा नहीं। तो कोई सिंगल लेजर टॉर्च का रेडिएशन भी अंदर ही ट्रैप होकर रह गया, बाहर नहीं आया। एनी हॉलो स्फीयर ब्लैक पेंटेड एंड हॉलो स्फीयर है और सिंगल होल बना दिया गया, सिंगल होल से लाइटें, पतला होल से लाइटें जाए एंड ट्रैप हो गई। और मैं क्या करूँ, कितने रिफ्लेक्शंस, 10⁸ रिफ्लेक्शंस करने के बावजूद भी बाहर ना आए तो ब्लैक होल हो गया। करेक्ट, दैट थिंग इज द वे कि कोई भी रेडिएशन आके एब्जॉर्ब हो गया। तो ये भी एक आइडिया रखिएगा ब्लैक बॉडी का ऐसा। नाउ देयर इज वन मोर टर्म टू डिफाइन ब्लैक बॉडी, एक टर्म आता है यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। एनीबडी, कोई जानता है एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी? एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी जो होता है, इट इज रेशियो ऑफ एनर्जी absorbed to एनर्जी इंसिडेंट का जो रेशियो होता है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर। तो एब्जॉर्प्टिव पावर इज द सिंपली रेशियो ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड टू द एनर्जी इंसिडेंट एंड दिस रेशियो ए इज 1 फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का ये रेशियो जो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्युटली 1 होता है। अदरवाइज दिस ए वैरीज बिटवीन 0 to 1। ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। और परफेक्ट 1 किसका होता है, ब्लैक बॉडी का। तो ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी क्या है, 100% है। जो भी रेडिएशन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इट इज हैविंग नो यूनिट एंड डायमेंशन, इट हैज नो यूनिट ऑब्लिक डायमेंशन। इसका डायमेंशन फार्मूला कुछ नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है ना। इसका यूनिट और डायमेंशन भी सच कुछ नहीं होता है। तो एक टर्म हो गया हमारे पास एब्जॉर्प्टिव पावर, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट, एक तरीका है ब्लैक बॉडी को डिफाइन करने का। अब इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है, ये ठीक है। यहाँ तक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आएगा, एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। यस, ई इज कॉल्ड एमिसिव पावर ऑफ बॉडी। किसी बॉडी की एमिसिव पावर क्या होती है, एक तो होता है एब्जॉर्प्टिव पावर। तो व्हाट इज एमिसिव पावर, एनीबडी? तो जो एमिसिव पावर होता है, आप देखिए, इट इज नॉट द रेशियो। एमिसिव पावर इज नॉट द रेशियो की एनर्जी एमिटेड ओवर एनर्जी इंसिडेंट। ये गलती कई बार बच्चा ये करता है, ये ऐसा नहीं है। इट इज नॉट द एनर्जी एमिटेड ओवर एनर्जी इंसिडेंट, नो, इट इज व्हाट एनर्जी एमिटेड per unit time per unit area, energy emitted per unit time per unit area by the body। अब आप देखिए क्या हो गया, ये एमिसिविटी सिग्मा ए टी टू द पावर 4 ओवर एरिया। तो दिस एमिसिव पावर इज एमिसिविटी सिग्मा टी टू द पावर 4। अच्छा देखो, ये पावर अपॉन एरिया आ गया, पावर अपॉन एरिया। तो दिस पावर अपॉन एरिया हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। एक्चुअल में एमिसिव पावर क्या है, इट इज द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये एब्जॉर्प्टिव पावर का सिनोनिम नहीं है, ये अलग सी वैल्यू है ना। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन को आप याद रखिएगा। यहाँ पे एमिसिव पावर इज दिस एंड इट हैज ए यूनिट। तो एमिसिव पावर ही इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन है और इसकी जो यूनिट आएगी, अगर आप देखो तो दिस यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। इट हैज द यूनिट ऑफ वॉट पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट। So to define the this black body or any body with having the tendency of radiation, तो एमिसिव पावर का भी पता होना चाहिए। Now
विद दिस अगर एमिसिव पावर मुझे पता है तो यहीं से हमारे पास एक किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन आता है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। जानते हैं इसको? व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन? किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन सेज दैट good absorbers are also good emitters of radiation. Good absorbers are also the good emitters of radiation. ये है किरचॉफ्स लॉ। जो लोग अच्छे ऑब्जॉर्बर हैं वही अच्छे एमिटर भी हैं। ब्लैक बॉडी इज ए वेरी गुड ऑब्जॉर्बर, हैंस इट इज ऑल्सो ए वेरी गुड एमिटर ऑफ रेडिएशन। जो अच्छा एब्जॉर्ब करता है वही अच्छा एमिट भी करता है। किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया। किरचॉफ हु फर्स्ट प्रूव्ड इट कि गुड एब्जॉर्बर्स आर ओनली द गुड एमिटर्स ना। तो व्हाट ही डिड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ। अगर देखोगे किरचॉफ का एक्सपेरिमेंट, व्हाट ही डिड, ही टूक अ स्फीयर, एक स्फीयर लिया उन्होंने। स्फीयर वाज पेंटेड वाइट, एक स्फीयर लिया, मेटल स्फीयर। दिस मेटल स्फीयर को वाइट पेंट किया, वाइट पेंट, और इस पे एक काला टीका लगा दिया। इस पे अब मान लो एक उन्होंने क्या किया, एक ब्लैक टीका ऐसे लगा दिया, काला ब्लैक पेंटेड ना। ऐसा कुछ आप मान सकते हो कि ये पेंटेड ब्लैक, ब्लू दिख रहा है तो पेंटेड ब्लैक, तो ब्लैक स्पॉट लगा दिया उस पर, इस पे एक ब्लैक स्पॉट दे दिया और पेंटेड वाइट था। एंड इट इज हीटेड टू द हाई रेडिएशंस, इसको हाई टेम्परेचर तक हीट किया, इसका टेम्परेचर हाई पे हीट कर दिया इसको। एनी सॉलिड स्फीयर पेंटेड वाइट विद द ब्लैक स्पॉट ऑन इट वाज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। ये जो ब्लैक स्पॉट था आपका हाई टेम्परेचर तक हीट किया गया पूरे स्फीयर को विद दिस, एंड इट वाज ब्रॉट बैक इन डार्क रूम। इसको डार्क रूम में ले आया गया। डार्क रूम जानते हो क्या होता है ऑप्टिक्स में? जब आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर ऑल दैट जाएंगे तो वहाँ पे डार्क रूम मिलेगा। डार्क रूम इज नथिंग, एक नॉर्मल कोई रूम जिसकी सारी दीवारें ब्लैक हैं, कर्टेन्स लगे हैं तो वो भी ब्लैक है, रूम टेम्परेचर पे है, दैट्स ऑल। तो वही डार्क रूम होता है, ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट आप वहाँ करते हैं। तो दिस स्फीयर वाज ब्रॉट इन अ डार्क रूम। तो डार्क रूम में जब मान लो इसका टेम्परेचर हाई, मान लो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको आपने हीटअप किया। Now you bring it in room temperature at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो what happened, this sphere में जो black spot था, this black spot appeared shining white, this appeared shining white, और remaining जो white था not visible, ये visible हुआ ही नहीं, बाकी स्फीयर विजिबल ही नहीं हुआ और जो ब्लैक स्पॉट था वही क्या हो गया, शाइनिंग वाइट हो गया। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि ये यहाँ से लाइट रेडिएशन से कमिंग आउट, वाइट हो गया, ब्लैक ही वाइट हो गया, मैक्सिमम रेडिएशन से कमिंग, मतलब बाकी वाला भी एमिट कर रहा है बट मैक्सिमम रेडिएशन कहाँ से आ रही है, ब्लैक वाले स्पॉट से। तो ब्लैक स्पॉट अब क्या हो गया, वेरी गुड रेडिएटर। तो पहले बहुत अच्छा ऑब्जॉर्वर भी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेडिएट कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर तो कमा भी तो रहा होगा, लाइक दैट। तो ये गुड रेडिएटर है तो गुड एमिटर है तो गुड एब्जॉर्बर भी था। तो हम यहाँ पे ये चीज़ प्रूव कर पा रहे हैं कि गुड एब्जॉर्बर जो ब्लैक स्पॉट था वही गुड एमिटर भी कन्वर्ट हुआ, गुड एमिटर। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट इवन द ब्लैक बॉडी दे आर गुड रेडिएटर्स। तो आप देखते हो घर में जो रोटी बनाई जाती है तवे पे, तवा कैसा होता है, ब्लैक होता है, क्योंकि वो उस पर रेडिएशन जा भी रही है नीचे से फ्लेम से और वो चपाती पे जाए भी फुल। तो गुड एब्जॉर्बर नीचे है और ऊपर क्या हो गया, गुड एमिटर। तो दैट वे इट इज़, मतलब कि ये चीज़ आप देख सकते हो कहीं पे ब्लैक कलर्ड यूटेंसिल्स आर यूज फॉर मेकिंग ऑल योर मील्स इन जनरल। तो ये एक तरीका है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। अब इसको उन्होंने मैथमेटिकली भी प्रूव किया। मैथमेटिकली ऑल्सो इट वॉज प्रूव्ड कि किरचॉफ का जो एक्सपेरिमेंट था मैथमेटिकली, रेशियो ऑफ एमसी पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल टू रेशियो ऑफ एमसी पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये चीज़ भी प्रूफ किया ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ये भी प्रूफ है ऑफ किरचॉफ्स लॉ।
किर्चॉफ्स लॉ का ये भी प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ भी आप देख सकते हो। तो कोई बॉडी है तो रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर और ब्लैक बॉडी का दोनों का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। चेक करिए, एमिसिविटी सिग्मा टी टू द पावर 4 ओवर ए ऑफ द बॉडी। अब ब्लैक बॉडी में एमिसिविटी 1 सिग्मा टी टू द पावर 4 ओवर ए की वैल्यू 1 फॉर ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी है, समझ गए आप। तो नाउ व्हाट आई सी हियर, जस्ट सी सिग्मा टी टू पावर इज कॉमन एमिसिविटी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या प्रूव कर दिया, एमिसिविटी इज इक्वल टू ए। एमिसिविटी ही क्या है, एब्जॉर्प्टिव पावर है। तो जो एमिटेंस एमिसिविटी की बात मैंने कहा था वही हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। तो आप यही दिस फार्मूला प्रूव दैट मैथमेटिकल रिलेशन इज गुड अब्जॉर्बर। और एमिसिविटी वाला क्या बता रहा है, गुड एमिटर। तो गुड अब्जॉर्बर ही गुड एमिटर है, इसको इसने प्रूव कर दिया, करेक्ट। तो दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, हियर वी कुड प्रूव दैट व्हाई एंड हाउ दिस गुड अब्जॉर्बर इज ए गुड एमिटर ऑफ रेडिएशन, दिस थिंग वी कैन सी, करेक्ट। तो ये भी एक तरीका, एक अप्रोच होता है आपका बॉडी को डिफाइन करने का कि क्यों गुड अब्जॉर्बर ही गुड एमिटर होता है। एंड बोथ द थिंग्स दे आर डायमेंशनलेस, दे डू नॉट कैरी एनी यूनिट टू इट, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद ये जो चीज़ आ गई हमारे पास, इसके बाद एक छोटी सी और कॉन्सेप्ट इसमें आता है, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज। ये आप देखिए प्रोवोस्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई बॉडी है by the virtue of its temperature, if it is doing some radiations outward, it is doing some radiations outward by the virtue of temperature T, it is also absorbing the radiation from outside, ये absorb भी करता है सराउंडिंग्स टेम्परेचर T नॉट से, ये absorb भी करता है। तो दूसरे कलर से मैं क्या दिखा दिया, absorb। Any body is under the effect of continuous absorbing and emission, both the tendencies। दोनों चीज़ें किसी भी बॉडी में होती हैं। बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स ओन टेम्परेचर ये रेडिएट करेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर से अब्जॉर्ब करेगा, दिस इज फॉर एब्जॉर्ब, और रेडिएट ये। तो दोनों इफेक्ट एक साथ आते हैं। तो मैं अगर यू रेडिएट की बात करूंगा तो मैं कहूँगा एमिसिविटी सिग्मा ए टी टू द पावर 4। यू एब्जॉर्ब की बात करूंगा तो एमिसिविटी सिग्मा ए टी नॉट टू द पावर 4। इफ आई गो फॉर यू नेट, you see the value emissivity is sigma A times T to the power 4 minus T naught to the power 4। तो ये नेट हीट रेडिएशन का फार्मूला ऐसे आपको मिलेगा, गेटिंग इट। तो नेट हीट रेडिएशन फ्रॉम द बाय द बॉडी इज एमिसिविटी सिग्मा A T to the power 4 minus T naught to the power 4, करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो, पहला केस फॉर T ग्रेटर देन T नॉट, तो क्या ज़्यादा होगा, एब्जॉर्ब की रेडिएशन T ग्रेटर देन T नॉट है, तो क्या ज़्यादा हुआ, रेडिएशन। तो रेडिएशन ज़्यादा हुआ तो मोर रेडिएशन हैपेंड। तो जब मोर रेडिएशन हैपेंड तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज विद टाइम बिकॉज इट इज रेडिएटिंग मोर एंड एब्जॉर्बिंग लेस। तो ये वाला प्रॉपर्टी आ सकता है इफ बॉडी हैज द टेम्परेचर मोर देन दिस, ठीक है ना। तो टेम्परेचर की बॉडी ज़्यादा देन सराउंडिंग। देखो इन विंटर्स आवर बॉडी है द टेम्परेचर 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर का टेम्परेचर 5-10 डिग्री, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा। तो वी आर मोर हैविंग वी हैव आवर बॉडी हैज मोर टेंडेंसी टू रेडिएट। ज़्यादा हीट निकल गई तो क्या हो गए, ठंडे हो गए ठंड से 4 लोगों की मौत हो गई, ऐसी खबर आती है। उसमें क्या हो, रेडिएशन वाला ज़्यादा हो गया। हमारी बॉडी से रेडिएशन ज़्यादा ना हो बिकॉज much change in temperature our body cannot bear it, तो वो it can prove fatal also। तो उस केस में हम क्या करते हैं, we put on layers of clothes, शर्ट पहनेंगे, स्वेटर पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, टोपी पहनेंगे, सब कुछ करेंगे। तो उसमें हम layers of cloth क्यों डालते हैं, to avoid the radiation। तो हम लोग विंटर्स में ये चीज़ करते हैं, दिस थिंग, कि हमारी बॉडी से रेडिएशन कम होगा, करेक्ट, वही ठंड लगने वाली बात होती है। तो जनरली ये तरीका डेली लाइफ में हर जगह अप्लीकेबल है ना। अदर वे ऑल्सो इट इज इन द समर्स। आप देखो तो समर्स में बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, 45-46, हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37।
अब वहाँ से हमारी बॉडी में ज़्यादा हीट आ सकती है, ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करते हैं उसमें, वी आर पुटिंग लेस क्लोथ्स सो दैट रेडिएशन को हम ज़्यादा क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, रेडिएशन ज़्यादा हो। क्लियर? तो वो दोनों तरीके से हमारा डेली लाइफ एग्जाम्पल में भी रिजल्ट आते हैं। दैट वाज द प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। नाउ नेक्स्ट, अगर ये दोनों चीज़ें मुझे पता हैं और रिजल्ट्स जो है, तो यहाँ से अगला मेरा केस आता है क्या, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी, कोई बॉडी किस रेट पे कूल करती है उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, फॉर T इज ग्रेटर देन टी नॉट। अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है तो कूलिंग होगा, टेम्परेचर विल फॉल, समय बढ़ेगा, स्मॉल टी फॉर टाइम, तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल फॉल। ये एजम्पशन मैं ले रहा हूँ। तो आप देखिएगा, इफ़ देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m with temperature T and surrounding temperature T naught and this body has specific heat S, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस बॉडी विल लूज द टेम्परेचर, तो dq हीट जो लूज कर सकता है ms इंटू डी टी एज पर द कैलोरीमेट्री। कोई सॉलिड बॉडी कैन रेडिएट हीट टू द सराउंडिंग m इंटू एस इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे MCUT सिग्मा A टाइम्स T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4। अगर कोई सॉलिड बॉडी ली गई हमारे पास, दिस द सॉलिड ऑब्जेक्ट, और उसका सरफेस एरिया आपका A है, मास M है, M इज द मास, M इज द मास, इसका एरिया A है, इसका टेम्परेचर अपना T है, सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट है। तो MS DT से जो हीट होगा वो यहाँ पे ले जाओगे तो MCUT सिग्मा A इंटू डी टी ये आ जाएगा आपका। थोड़ा ध्यान देंगे, तो ये मैंने बॉडी से हीट और सराउंडिंग में, बाहर जो है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो व्हाट आई विल सी हियर, जस्ट सी डी टी बाई छोटा टी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दिस वैल्यू इज व्हाट, MCUT सिग्मा A टाइम्स T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4 बाई M इंटू एस, ये टर्म आएगा आपके पास। जस्ट सी, M इज द मास एंड S इज द स्पेसिफिक हीट। S यहाँ पे क्या है, S इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। जैसे स्पेसिफिक हीट आपने वाटर का जानते हो, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक दैट एनी बॉडी हैज सम स्पेसिफिक हीट। तो ये टर्म यहाँ पे आएगा। उसी चीज़ आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, हैंस आई विल पुट ए माइनस साइन। यहाँ पे मैं एक माइनस साइन भी डाल देता हूँ। माइनस साइन में मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेट ऑफ फॉल ही आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे क्या देखते हो, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर माइनस डी टी बाई टी समय के साथ, इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेट सेम टेम्परेचर पे ज़्यादा जहाँ पे मास होगा उसका रेट ऑफ फॉल कम होगा। मतलब यू हैव टू पॉट्स, एक कप में चाय है, एक टी सेट होता है ना, टी सेट में केटल भी उसी शेप साइज का होगा, उसी मटेरियल का होगा। तो टी सेट क्या केटल और टी सेट का कप, केटल में ज़्यादा चाय, कप में छोटी चाय, सेम टेम्परेचर पे कौन जल्दी ठंडा होगा, कप वाला कि केटल वाला? कौन जल्दी ठंडा होगा? जिसका मास कम होगा वो कप वाला जल्दी ठंडा होगा, बिकॉज मास इज लेस। तो मास जहाँ पे कम होगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो अब आप क्या कहोगे, लेस मास पे क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। आपका पानी था, मान लो कि यू आर पुटिंग द दैट हॉट वाटर नहाने के लिए, बकेट में रखा, मग में रखा, तो सेम टेम्परेचर सेम वाटर, लेकिन मग का पानी जल्दी ठंडा होगा, बकेट का पानी बाद में ठंडा होगा, लाइक दिस। तो अब ऐसे सोचो, सम विंटर्स में किसकी बॉडी ज़्यादा हीट निकलेगी, पतले आदमी से कि मोटे आदमी से? जो 200 किलो 100 किलो का होगा, एक 50 किलो का, दो इंसान है, किसमें ज़्यादा हीट रेडिएशन टेंडेंसी है, किसका टेम्परेचर फॉल फास्ट घटेगा? 50 kg वाला, यस, क्योंकि वो मास छोटा है ना, मास कम है। तो मोटे आदमी को, बड़े आदमी को कम ठंड लगेगी, छोटा आदमी जल्दी ठंड लगेगा, बच के रहना। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि डी टी बाई टी को मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देख सकते हैं, करेक्ट। वन मोर थिंग आई विल से, इस एरिया को अभी हम लोग ले चलेंगे यहाँ पे फर्दर, आई विल टेक दिस इफेक्ट। तो थोड़ा मैं इसका एक और केस बता रहा हूँ, रेट ऑफ कूलिंग का, रेट ऑफ कूलिंग। सम मोर थिंग आई विल डिराइव फ्रॉम हियर, वो भी आपको हेल्प करेगा। हमने क्या लिखा था, MCUT सिग्मा A T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4
इंटू डी टी दैट वाज इक्वल टू माइनस एम इंटू एस इंटू डी टी। ये टर्म मैंने लिखा था। फर्दर आप देखेंगे यहाँ से, अब मैं एक स्फेरिकल बॉडी के लिए लूँगा, आई विल टेक अ स्फीयर और इसको मैं लेता हूँ सॉलिड स्फीयर में। ये चीज़ मैं चेक करूँगा। इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर आई विल सी द केसेस ऑफ रेट ऑफ कूलिंग, साइज वगैरह पे क्या डिपेंड करता है। तो ध्यान दीजिएगा, माइनस डी टी बाई छोटा टी दैट इज इक्वल टू एमिसिविटी सिग्मा ए हो गया 4 पाई आर स्क्वायर फॉर द स्फीयर आई कैन टेक टाइम्स टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 बाई मास हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी मान लो रो इंटू एस। ये टर्म आ रहा है आपके पास, देखो जरा, फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में ये मैंने क्या लिया, दिस द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर और आर क्या था, उसका रेडियस था। दिस आर वाज द रेडियस, कोई सॉलिड स्फीयर का रेडियस आर था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, माइनस डी टी बाई टी, जो टर्म दिखेगा तो व्हाट यू विल फाइंड, 4 पाई कैंसिल, 3 सिग्मा एमिसिविटी बाई रो इंटू एस इंटू 1/r इंटू देखो टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, रेट ऑफ कूलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। तो मतलब क्या है, आपके पास दो स्फीयर, एक बड़ा स्फीयर एक छोटा स्फीयर, सेम कॉपर का, कौन जल्दी ठंडा होगा, बड़ा स्फीयर कि छोटा स्फीयर? छोटा स्फीयर जल्दी ठंडा होगा, क्योंकि उसका आर क्या हो गया, आर कम होगा तो कूलिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो दिस कूल्स फास्टर, छोटा स्फीयर कूल्स फास्टर। तो छोटा स्फीयर कूल्स फास्टर इफ देयर आर 2 सॉलिड स्फीयर। तो साइज से 3D बॉडी में कैसे हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं, ये बात क्लियर हो रही है। तो रेट ऑफ कूलिंग में ये भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, हाउ डू वी गो, करेक्ट। तो सॉलिड स्फीयर मैंने प्रूव किया। हैड इट बीन, अगर ये हॉलो स्फीयर होता तब क्या होता, वो भी हम एक बार प्रूव करते हैं। देखिए अब सेकेंड केस में ले रहा हूँ, अच्छा केस है। फॉर हॉलो स्फीयर में ये रिजल्ट कैसे जाएगा, दैट ऑल्सो वी कैन डू। हॉलो स्फीयर में पूरा मास कहाँ पे है, सरफेस पे है। अब देखना, तो इसका मास जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और डेंसिटी को मैं रो ही रखता हूँ, मन मास पर यूनिट एरिया लाइक दिस। अब आप देखिए, तो मैं क्या कहूँगा, माइनस डी टी बाई टी इक्वल टू, अब क्या आ गया आपके पास, आपने देखा था एम एस, एम हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ना ये एम हो गया इंटू एस ओवर एमिसिविटी सिग्मा इंटू एरिया था, तो ये भी क्या था 4 पाई आर स्क्वायर इंटू स्पेसिफिक, ये टर्म आपके पास था ना। और वैल्यू क्या आई थी आपके पास, टी टू द पावर 4 ऊपर तक नीचे था, टी टू पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, किधर था वो। अच्छा ये दिस वैल्यू डी टी बाई टी में यहाँ पे मास तो नीचे था ना जी, हाँ, तो ये टर्म गलत हो रहा है। तो ये जो टर्म आएगा आपका मास में, हम ये जो वैल्यू लिखेंगे एमिसिविटी सिग्मा ए टाइम्स टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4 अपॉन मास में लिखोगे 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू स्पेसिफिक हीट, और इसका एरिया यहाँ भी लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। हॉलो स्फीयर में ले रहा हूँ, हॉलो स्फीयर में आप देख रहे हो तो मास को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर रो, और सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या देखते हो, इन द केस ऑफ हॉलो स्फीयर डी टी बाई टी, अगर आप चेक करो तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, एरिया गॉट कैंसिल्ड, एमिसिविटी सिग्मा बाई रो इंटू एस इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। इसका कोई रेडियस पर डिपेंडेंस है नहीं है। मतलब अगर ये हॉलो स्फीयर होगा, एक बड़ा और छोटा, तो कौन जल्दी ठंडा होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। बोथ विल कूल सेम रेट पे दोनों कूल करेंगे, सेम रेट पे। तो आपका क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होगा कि क्या है, समझ गए। हॉलो स्फीयर है कॉपर का ही, एक बड़ा और एक छोटा, तो दोनों की कूलिंग क्या होगी, सेम रेट पे होगी। तो दैट थिंग वी कैन डू। तो ये भी एक अच्छा सा फार्मूला आपके पास आ जाता है। एंड हाउ डू वी सी,
करेक्ट। तो ये ध्यान रखना, रेट ऑफ कूलिंग पे इस चीज़ को हम कैसे देख पा रहे हैं, ये रहा। अब इसी को न्यूटन ने क्या किया, फर्दर डिफाइन किया। वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये चीज़ ली जाती है। तो न्यूटन ने कहा कि इफ़ T माइनस टी नॉट बाई टी नॉट वैल्यू इज मच लेस देन 1, अगर ऐसा है, पहला उन्होंने कंडीशन डाल दिया कि T माइनस टी नॉट बाई टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। टी नॉट किसका टेम्परेचर है, ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग का टेम्परेचर T नॉट है, T इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो उन्होंने कहा ऑल दिस टेम्परेचर्स आर इन केल्विन, तो उन्होंने कहा कि माइनस डी टी बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। उन्होंने कहा कि ये वैल्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट है, इस पर डिपेंड करता है। तो न्यूटन देखो यहाँ भी कह रही है, कुछ हीट में भी उन्होंने बात कही। तो फर्दर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी बाई टी इसका टू के टाइम्स टी माइनस टी नॉट। ये फार्मूला भी हमारा सही होगा। तो रेट ऑफ कूलिंग में न्यूटन्स लॉ का अल्टरनेट जो प्रॉपर मैथमेटिकल फार्मूला आ गया वो ये आ गया आपका दिस, एंड के इज द कांस्टेंट। के यहाँ पे क्या आ गया, के इज द कांस्टेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम एंड ऑल। आपने देखा था वो जो टर्म आए थे, तो वहाँ से ये रिजल्ट आता है। इस फार्मूले को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर द न्यूटन्स लॉ। इस पर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और इसकी मैथमेटिक्स भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ की कूलिंग में टेम्परेचर डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कोई चाय यानी टी, चाय कॉफ़ी जो हम लोग पीते हैं किस टेम्परेचर पे पीते हैं जानते हो, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एनी टी कॉफ़ी दैट वी आर हैविंग इट इज जनरली एट टेम्परेचर ऑफ 80 टू 85। 85 डिग्री की चाय, बाहर का टेम्परेचर ठंड में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 से 80 हुआ, मान लो टाइम लगा यहाँ पे 5 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा बोल दिया, 2 मिनट लगा। तो आप देखोगे 80 से जब 75 होगा तो ये 2.5 मिनट लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। मतलब गर्म चीज़ फास्ट ठंडा होती है, ऑलरेडी ठंडी चीज़ स्लो ठंडा होगी। तो गर्म चीज़ में रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, फास्टर, और ठंडी चीज़ में क्या होगा, थोड़ा सा लेस टेम्परेचर, तो रेट ऑफ कूलिंग विल बी स्लोअर। इसको यहाँ से हम लोग कोरिलेट करते हैं, एंड आई कैन डू द मैथमेटिक्स ऑल्सो हियर। इसकी मैथमेटिक्स भी हम लोग यहाँ थोड़ा कर सकते हैं। व्हाट डज इट से, ये कहता है माइनस डी टी बाई टी इक्वल टू के टाइम्स टी माइनस टी नॉट। देखो थोड़ी सी मैथ करता हूँ इसकी, आपको क्लियर हो जाएगा। माइनस डी टी ओवर टी माइनस टी नॉट, देखो इसको, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करोगे तो व्हाट द रिजल्ट आई कैन मेक, जस्ट सी। मैं कह सकता हूँ ये टर्म देखो, एल एन टी माइनस टी नॉट, और ये क्या आ जाएगा माइनस के इंटू टी। मैं इसकी इंटीग्रेट करूँ तो मैथमेटिक्स ये आ गई। समय जीरो पे आप मान लो बॉडी का टेम्परेचर टी है, और किसी टाइम टी पे बॉडी का टेम्परेचर, समय जीरो पे T1 था, किसी और टाइम पे टी आ गया, तो ये रिजल्ट आपके पास है। तो यहाँ से मैं मैथ क्या करूँगा, एल एन टी माइनस टी नॉट ओवर T1 माइनस टी नॉट की वैल्यू क्या हो गई, माइनस के इंटू टी, ये आ गया आपके पास। इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी ऐसी आ गई। अब देखो लॉग हटा दो तो टी माइनस टी नॉट ओवर T1 माइनस टी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ई टू पावर माइनस के टी, या टी माइनस टी नॉट इक्वल टू T1 माइनस टी नॉट टाइम्स ई टू पावर माइनस के टी। दिस थिंग आई कैन सी। आप ये फार्मूला कहीं पे भी अप्लाई कर लोगे, रेट ऑफ कूलिंग को फॉलो करता हुआ। रेट ऑफ कूलिंग जब भी फॉलो होगा तो ये आपका रिजल्ट चलेगा। टी क्या है उसका फाइनल टेम्परेचर है, और T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर। समय जीरो पे ये कौन सा टेम्परेचर है, इनिशियल, तो T1 उसका इनिशियल टेम्परेचर, और टी इसका कौन सा क्या है, फाइनल टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। और कि कांस्टेंट वगैरह थे तो ये आगे। अब देखो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करें किसी क्वेश्चन में तो हमेशा रिजल्ट देगा। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान लो टी नॉट है, टी नॉट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या 20 ले लो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज टी नॉट। T1 आपका क्या था, 80 था।
से टी हो गया 75 इन टाइम ऑफ 5 मिनट्स। मान लो कोई सराउंडिंग टेम्परेचर 20, T1 80 से 75 हो रहा है 5 मिनट में। इट कैन आस्क द फाइनल टेम्परेचर इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा, तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए? तो यू विल अप्लाई दिस फार्मूला 2 टाइम्स, दैट्स ऑल। इस फार्मूले को 2 बार लगाओगे, सही आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली कर सकते हैं। इफ आई अप्लाई दिस फार्मूला 2 टाइम्स, हाउ इट इज, इसको थोड़ा करें हम लोग और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आप देखो क्या हो गया, T माइनस टी नॉट इक्वल टू T1 माइनस टी नॉट टाइम्स ई टू द पावर माइनस के इंटू टी। आप देखिए इस क्वेश्चन एग्जाम्पल को मैं कर रहा हूँ। फाइनल टेम्परेचर शुरू में जो था वो कितना हो गया 75 माइनस बाहर का टेम्परेचर 20 इक्वल टू T1 कितना था 80 माइनस 75 नहीं माइनस 20 ना माइनस 20 ई टू द पावर माइनस 5 की, ये आ गया आपके पास। तो पहले केस से अगर देखो तो 75 माइनस 20 तो कितना आ गया ये 75 55 ना 55 नहीं 40 55 और ये कितना बचा 60, दैट इज कॉल्ड ई टू पावर माइनस 5 की आ गया। तो व्हाट वी हैव हियर, अगर देखो तो इट इज 11/12 इसका टू ई टू पावर माइनस 5 की आ गया ना ये चीज़। तो 11/12 की वैल्यू आ गई 11/12 इसका टू ई टू पावर माइनस 5 की, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे वाले कंडीशन में डालता हूँ, सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज पे क्या था, अब देखो फाइनल टेम्परेचर मुझे नहीं पता था, ये 20 ही रहा। इसका अब T1 कितना है 75 माइनस 20 और ये वैल्यू हो गई ई टू पावर माइनस 5 की दिस। अब देखिए ये टेम्परेचर मुझे जानना है, तो मैं क्या कहूँगा T माइनस 20 इसकल टू ये देखो 75 माइनस 20 तो 55 टाइम्स ई टू पावर माइनस 5 के। ई टू पावर माइनस 5 के कितना है जी 11/12। तो आप इसको डाल दीजिए, तो T माइनस 20 तो T माइनस 20 इसका टू 55 ई टू पावर माइनस 5 के की वैल्यू क्या होगी 11/12, करेक्ट। तो आप इसे रिजल्ट पा जाओगे। व्हाट इज T वैल्यू, T इजकल टू 20 प्लस 55 इंटू 11/12 कर लो, 55 इंटू 11/12 इसको करिए, रिजल्ट लगभग आएगा कितना आएगा चेक करो, ये वैल्यू आएगी आपकी 75.5 के आसपास आएगी। समझ गए, ये पहले कितना था हमारा, तो नहीं 70.5 आएगा, इट विल बी 70.5 क्योंकि हमारा टेम्परेचर 70 से फार्दर कहाँ गया ना 75 से, तो कितना आएगा चेक करिए 70.5 के आसपास ही आएगा। मतलब पहले 5 मिनट में कितना घटा 5 डिग्री, अगले 5 मिनट में कितना घटा 4.5 डिग्री। तो सेम टाइम में सेम डिक्रीज नहीं होगा, ये चेक करके देख लो कितना आ रहा क्या, दिस वैल्यू विल बी 70.5। अब अगले 5 मिनट में हो सकता है केवल 4 डिग्री घटे, उसके अगले 5 मिनट हो सकता है 3.5 डिग्री घटे। लाइक दैट दिस रेट ऑफ डिक्रीज विल रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर घटता चला जाता है। तो दैट इज द वे ऑफ डिफाइनिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसको आप कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो एंड यू गेट द रिजल्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ऐसा आंसर। फर्दर इसमें अगर ग्राफ 70 हाँ ठीक है, तो यू आर सेइंग 70.4 तो 70.5 बोल रहा था, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 5 मिनट में कितना घटा 4.6 नॉट 5, तो थोड़ा कम हो गया। अब इसका एक ग्राफ भी आता है T माइनस टी नॉट इक्वल टू T1 माइनस टी नॉट टाइम्स ई टू पावर माइनस की टी। इसका सम टाइम यू सी यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ भी आता है। और इनिशियल समय पे आप इसका टेम्परेचर कितना लोगे T1, तो यहाँ मान लो ये T1 है, तो यहाँ से ये घटते हुए ये ऐसे जाएगा, तो ये जो आ गया आपका दिस इज द T नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर, और T1 से घटते हुए से चला जाएगा। और आप देख रहे हो कि जब समय इन्फानाइट होगा
तब t इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा एट t इक्वल टू इन्फानाइट। ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। इन्फाइनाइट मतलब 100 साल बाद, 200 साल बाद। तो देखो t1 माइनस टी नॉट, सॉरी इसको मैं t माइनस टी नॉट लिखूंगा। मैं क्या कहूँगा? t माइनस टी नॉट इक्वल टू t1 माइनस टी नॉट ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू क्या आ गई? जीरो। तो आप कहोगे t1 की वैल्यू टी नॉट तभी होता है जब समय t की वैल्यू क्या होती है? इन्फानाइट। तो कोई बॉडी जब कूल डाउन करती है तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर कभी नहीं होता है। चाय ठंडी हो गई बट वो चाय का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा जरूर रहेगा, 0.1 डिग्री 0.2 डिग्री कुछ ज़्यादा जरूर रहेगा। पूरा ठंडा होने में उसको 100 साल लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो दिस द ग्राफ दैट एक्सप्लेन्स द रेट ऑफ कूलिंग, करेक्ट। तो ये भी इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं आप उसको करेंगे। एनसीईआरटी में इसका बेस कुछ एक क्वेश्चन जरूर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। इट वॉज दिस फॉर रेट ऑफ कूलिंग। अब इसके बाद इसी में एक और कंडीशन है आपका, वो भी ध्यान दीजिएगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये क्या कहता है अभी देख लो। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है लैम्डा एम टाइम्स टी इक्वल टू बी, दिस इज वेन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज वेन्स कांस्टेंट। लैम्डा एम इज द वेवलेंथ, it is the wavelength for intensity maximum और T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। T is the temperature in Kelvin। तो वेन्स फॉर द साइंटिस्ट उन्होंने ये डिफाइन किया कि किसी भी स्टार का टेम्परेचर और उसका वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन, जो स्काई में आपको स्टार दिखते हैं रात में, तो उसमें उसका विजिबिलिटी होता है, कोई ब्लूइश अपीयर होगा, कोई रेडिश अपीयर होगा। तो रेडिश स्टार अपीयर हो रहा मतलब मैक्सिमम रेडिएशन उसकी रेड वाली है, और भी होंगे लेकिन मैक्सिमम रेडिएशन इज रेड। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द स्टार का प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो ब्लू देखो रेड कलर का जो स्टार होगा कंपेयर टू ब्लू कलर का स्टार, तो रेड कलर के स्टार की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम। येलो कलर का स्टार और रेड कलर का स्टार, तो येलो की वेवलेंथ लेस देन रेड, तो येलो कलर के स्टार का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा कंपेयर टू रेड स्टार। ब्लू कलर का जो स्टार होगा वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ब्लू फ्लेम आपने देखा, तो ब्लू फ्लेम का टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम। रेडिश फ्लेम का टेम्परेचर क्या होगा? कम। येलोइश इन बिटवीन। आपने देखा होगा हीटर की कॉइल ऑन करो, पहले नो विजिबिलिटी ऑन द कलर्स, फर्स्ट कलर इन द हीटर कॉइल क्या आता है? रेडिश। रेडिश से येलो और फिर वाइटिश की तरफ जाता है। तो दैट थिंग इज डिफाइंड हियर। तो वेन्स साइंटिस्ट ने इसमें क्या किया? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद लैम्डा, जिस पे रेडिएशन होता है उसका एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो उनके पास ये ग्राफ ऐसा आया, मान लो किसी टेम्परेचर पे ये ग्राफ T1 और ये लैम्डा 1 आया। जैसे उन्होंने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया, T2 किया, तो ये इंटेंसिटी थोड़ा और पीछे चली गई। तो T2 पे आप देखो लैम्डा 2 थोड़ा खिसक गया पीछे। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है और ये लैम्डा है, मैक्सिमम लैम्डा पे रेडिएशन। तो देखो T2 इज ग्रेटर देन T1 पे ये रिजल्ट आपको आता है। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और बताई, लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2, दिस प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को हम विजिबिलिटी ऑफ द स्टार से ही जान सकते हैं कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। दैट वे इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसका भी यूज़ हम कभी कभी करेंगे, उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो ऑल दिट फॉस फॉर रेडिएशंस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लोग और भी देखेंगे। फॉर दिस थैंक यू।